Hey you guys, welcome back to our channel. This is Janardhan sir, your physics sir जी. Right, thumbnail तो आपने देख लिया होगा. ये वो वाली सीरीज है जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट वीडियोस को 10 से 20 मिनट में कवर करते हैं. राइट, अगर आप नए हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा. आई थिंक ये तीसरा या चौथा कॉन्सेप्ट वीडियो है. राइट, एंड अगर आप ऑलरेडी जुड़ चुके हो तो जल्दी से जल्दी लाइक मार दीजिएगा इस वीडियो को. राइट, आज का कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाला है सूडो फोर्स. ओके, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वीडियो के एंड में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस थ्योरी को सेट करने के लिए, और मैं एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा एंडिंग में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसकी सॉल्यूशन हम इस हफ्ते की POTW प्रॉब्लम्स ऑफ द वीक जो सीरीज होती है ना, सैटरडे सैटरडे, उसमें करेंगे. उसमें ये होमवर्क क्वेश्चन के अलावा और भी क्वेश्चंस होंगे, तो मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे. उसमें होमवर्क वाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन वन ऑफ द सॉल्यूशंस होगा. ओके, चलो विदाउट एनी फर्दर अडू, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी बच्चे 2027 की अभी प्रिपरेशन जारी रख रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद, राइट, एंड 11th से 12th अभी आप जा रहे हो और डायलेमा में हो कि कौन सी कोर्स लेनी है, कहाँ पे आपको पढ़ना है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू हैव इन हैंड. 2027 नेक्सस एलीट बैच ये 19th को स्टार्ट होने वाला है. 19th से इसमें 11th की रिवीजन पहले ख़त्म किए जाएंगे, राइट, मार्च 31 तक, और अप्रैल में 12th की सिलेबस डिटेल तरीके से अक्टूबर एंड तक आपकी कंप्लीट किया जाएगा. इसका जो लास्ट ईयर वाला बैच है नेक्सस 2026 का, उसका भी आप ठीक ठाक से प्रॉपर रिव्यू ले सकते हो अपने सीनियर से. आपको पता चल जाएगा कि ये बैच में 3 एक्सपीरियंस टीचर कैसे आपके सब्जेक्ट को एनहांस करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि 2027 के जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम में आप बहुत सक्सीडिंग तरीके से आगे बढ़ोगे. राइट, तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस. बैच का प्राइस है 4,499. लेकिन मेरा एक, अगर आप एडवाइस लेना चाहते हो, अगर आप ओनली मैथ्स या ओनली फिजिक्स और ओनली केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो और दूसरे लेक्चरर्स के, दूसरे एजुकेटर्स के कोर्सेस आप लेना चाहते हो थ्रू आउट द ईयर, देन माई सजेशन इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बैच वुड बी टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन आपको सर जी के कोड पे, राइट, ये वाली 60% डिस्काउंट कोड पे आपको मिल जाएगा. ये मार्च 14 तक है इसका ऑप्शन. प्लस में क्या होता है, आपको नॉट ओनली आर बैच बट ऑल्सो सारे बैचेस के एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल जाएगा. तो आप एजुकेटर्स को भी चूज कर सकते हो. शायद आप फिजिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हो और केमिस्ट्री किसी और एजुकेटर के साथ पढ़ना चाहते हो, तो वो भी बंडलिंग आपको पॉसिबल हो जाएगा. राइट, तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू कन्वे. चलिए, आज के जो होमवर्क वीडियो होगा इस सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट के बाद ना, उस होमवर्क वीडियो को करने के लिए इस पर्टिकुलर चैनल का मैं 3 वीडियोस आपको दूंगा, जो अगर आपकी सूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी नहीं है, राइट, एंड टेक्स्ट बुक्स में भी उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ठीक ठाक नहीं होती है, तो वो 3 वीडियोस इन सीक्वेंस में बताऊंगा आगे जाके कि कौन से वीडियोस है, किस सीक्वेंस में आपको देखने हैं. हमारा फिजिक्स सर जी के चैनल जो अनअकैडमी के कोलाबोरेशन में जा रहा है, राइट, तो उसमें उन 3 वीडियो को कंप्लीट करके फिर से अटेम्प्ट कीजिएगा होमवर्क वीडियो. मैं बताऊंगा आपको उस टाइम पे. आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट इज सूडो फोर्स? सूडो फोर्स जैसे वर्ड सूडो होती है, वो अनरियल, फेक या नॉन एग्जिस्टेंट वाली वर्ड होती है, एंड फोर्स एज आप ऑलरेडी जानते हो, इट्स अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक और चीज़ आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हो, थोड़े अंग्रेजी कम समझ में आने वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है ये वाले वर्ड से. सो सूडो फोर्स इज ऑल्सो नोन एज फिक्टिशियस फोर्स, जो कि अनरियल फोर्स है. एंड देर इज ऑल्सो वन मोर वर्ड दैट इज यूज्ड इन हायर लेवल टेक्स्ट बुक्स, जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आती है. वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि सूडो फोर्स का एक और नाम, फिक्टिशियस फोर्स का एक और नाम क्या होगा. ठीक है, राइट. ये हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में यूज करते हैं ताकि हम न्यूटन्स लॉस को अप्लाई कर सकें. न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है, F=ma, जो आप यूज करते हो, दैट इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि F जो कि रियल फोर्स होती है, वो m×a विल बी रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये मैच नहीं हो पाते हैं. देन इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क, आपको फोर्स के साइड पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लेना पड़ता है नॉन इनर्शियल फ्रेम से, वही होता है सूडो फोर्स. ओके, राइट. फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल सिचुएशन जो हमेशा हमारे टेक्स्ट बुक्स में बताया जाता है, वो है, एक कार है, कार के अंदर जो ड्राइवर होगा एक्सेलरेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड कार फ्रेम या ड्राइवर का फ्रेम एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो अगर वो अपने आप के फ्री बॉडी डायग्राम पे न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना चाहता है, वो देखता है कि m×a 0 है, क्योंकि उसके खुद के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन फोर्स तो लग रही है.
आप उसको लग रहा होगा कि सीट उसको पुश कर रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन, आई फील लाइक समवन हैज पुश्ड मी फ्रॉम बैकवर्ड्स। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है, आप ये सोचते हो कि नॉर्मल रिएक्शन जो सीट से आगे की तरफ है, अगर एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स को एज्यूम करना पड़ेगा ताकि वो खुद कह सके कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। एंड दैट इज द होल एसेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट? एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है, उसमें न्यूटन्स लॉस डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड एक और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो आप बाद में जाके पढ़ते हो वो है रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये तो ट्रांसलेटिंग है, ये तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ट्रांसलेटिंग फ्रेम में भी आप अप्लाई करते हो। रोटेटिंग फ्रेम में थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी और आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसको पढ़ना पड़ता है, जो कि मैं आपको एक रिसोर्स दूंगा। ओके, तो एक और एग्जांपल आपके सामने आता है लिफ्ट वाली, राइट? सो इन लिफ्ट, व्हेन लिफ्ट इज एक्चुअली एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, आप नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लिखते हो, mg नीचे लिखते हो, राइट? एंड देन यू रियलाइज दैट n इज एक्चुअली नॉट mg, क्योंकि ऊपर जाते हुए आप फील कर सकते हो आपके वेट से ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है। तो क्योंकि n mg से इक्वल नहीं है, पर आप खुद अपने आप पे एक एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हो तो जीरो है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ? जीरो। तो n mg से इक्वल नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो दिखा रहा है। तो न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए आप नॉट ओनली रियल फोर्सेस को डालोगे, सो इसके ऊपर जो रियल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन और mg, मैं पिंक में डाल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन वो खुद रियलाइज करेगा कि एक्सेलरेशन जीरो है। तो n नॉट इक्वल टू mg है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, विच मीन्स यू हैव टू करेक्ट दिस यूजिंग ए सूडो फोर्स। अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, देन सूडो फोर्स शुड बी ड्रॉन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हैव टू बिलीव ma द सूडो फोर्स। इस प्रॉब्लम को आप इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हो। वहां पे ये सूडो फोर्स नहीं होगा, n ऊपर की तरफ रियल फोर्स होगा, mg नीचे की तरफ रियल फोर्स होगा, लेकिन एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ होगा। सो आप लिखते हैं n माइनस एम जी इक्वल टू ma। उसी को हम इस फ्रेम में n माइनस एम जी माइनस एम ए इक्वल टू जीरो लिखते हैं। ma एक रियल फोर्स नहीं है। इक्वेशन को ट्रू करवाने के लिए आप उसको अज्यूम करते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में। सेम लॉजिक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जब लिफ्ट अपवर्ड मूव हो रहा है लेकिन स्लो डाउन कर रहा है, लिफ्ट अपवर्ड मूव हो रहा है लेकिन स्लो डाउन कर रहा है, इसका मतलब है उस लिफ्ट की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। अगर लिफ्ट की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, देन सूडो फोर्स ऊपर एक्ट करेगा। लिफ्ट की रियल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर्स एक्सेलरेशन। तो इसी टाइप का डायग्राम आप यहाँ पे डालोगे। ओनली डिफरेंस इज ये ग्रीन वाला फोर्स ऊपर लगाओगे, और इसलिए आपको लगता है, राइट, जब ऊपर जा रहा होगा, राइट, एंड स्लो डाउन होने को लिफ्ट जस्ट बिफोर स्टॉपिंग, आप बॉडी में वेटलेसनेस फील करते हो। सो नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स लेसर देन द वेट ऑफ द पर्सन, क्योंकि ये ग्रीन वाला जो है वो ऊपर लगेगा उस डायग्राम में। ठीक है, राइट? तो दिस इज अबाउट ट्रांसलेटिंग सिचुएशन, राइट? उसी सिचुएशन को जो प्रीवियस केस है, वी कैन एक्सप्लेन यूजिंग inertia of rest। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे inertia of rest, तो इमेजिन करो बॉडी रेस्ट पे है एंड इट वांट्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड सडनली लिफ्ट एक्सेलरेट करता है, राइट? तो रेसिस्ट करता है, इसलिए बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होता है। यहाँ पे बॉडी inertia ऑफ मोशन में है एंड लिफ्ट सडनली स्टॉप होता है, देन उसको रेसिस्ट करता है। सो दिस inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction, there are three types of inertias which can explain what happens in each of these cases without pseudo force। अगर कोई pseudo force वाली प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम से एक्सप्लेन करने की थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, देन ऑलवेज लुक फॉर दीज थ्री टाइप्स ऑफ inertia: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। ये तीनों में एक ही चीज है, बॉडी जो पहले कर रही है वही आगे करना चाहती है।
एंड अगर आप उसको रोकते हो, अगर रेस्ट में है और रेस्ट से मूव करना चाहते हो, या मोशन में है और मोशन को रोकना चाहते हो, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तीनों में कॉमन चीज चेंज है। जब इनर्शिया को चेंज करने की कोशिश करते हो देन बॉडी फील्स दैट फोर्स। ठीक है, राइट, सो दैट्स हाउ इट इज। तो सेम थिंग यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन की एक एग्जांपल है, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, अगर आप मेट्रो में स्टैंडिंग कर रहे हो और पकड़ रहे हो इस पर्टिकुलर हैंडल को, और ट्रेन आगे जा रहा है, ओके, एंड सडनली ट्रेन ने ब्रेक मारा, देन आप देख सकते हो कि जो पर्सन है वो आगे जाके रुकता है, थोड़ा आगे ऐसा टिल्ट हो जाता है। तो इसको दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ग्राउंड फ्रेम से आप बोलोगे कि बॉडी वाज ऑलरेडी इन इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में जारी था, ट्रेन की रुकने के वजह से बॉडी कंटिन्यूज टू एक्चुअली मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो ट्रेन रुक गई लेकिन बॉडी की मोशन नहीं रुक रही थी। तो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन आपको लगता है कि आप आगे जा रहे हो, लेकिन आप बस मोशन को कंटिन्यू कर रहे थे जो आपके पास था। दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन एक्सप्लेनेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ट्रेन रुक गई, बॉडी नहीं रुकी, दैट इज व्हाट ग्राउंड पर्सन विल से। लेकिन अगर आप इसको पूछते हो जो ट्रेन के अंदर था, तो वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर है, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा मेरे ऊपर एक सूडो फोर्स एक्ट कर रहा था, क्योंकि ट्रेन रुकने वाली थी। एक्चुअल एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज लेफ्टवर्ड, क्योंकि रुकने वाली थी, एंड सूडो फोर्स देयरफॉर विल बी एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, रिवर्स ऑफ एक्चुअल एक्सेलरेशन। ये सूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी एम में। ठीक है, एंड यही बंदा बोलेगा कि मैं सूडो फोर्स की वजह से मैं आगे जा रहा था। That is what happens, and that is how you should be able to explain both the scenarios, right, using ground frame and the non-inertial frame. वही बात मैंने जो भी बताए, आप ये वाला पॉइंट्स नोट्स में उतार लीजिएगा। एंड इसलिए इनर्शिया को चेंज करने वाली फोर्स जो है वो इनर्शियल फोर्स भी बोलते हैं, विच इज काइंड ऑफ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, राइट। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात मैं कर रहा था ना, तो इन द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, लेट्स से सर्कल वाली केस आप ले सकते हो। जब कार आप स्ट्रेट जा रहे, स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, एंड सडनली आप राइट टर्न लेना चाहते हो, ड्राइवर को आप खुद ड्राइवर हो लेट से अंदर, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करते हो, यानी राइट टर्न जब आप लेते हो आपको लगता है बॉडी लेफ्ट में जा रहा है। इन सेम लॉजिक है, अगर ग्राउंड फ्रेम से आपको एक्सप्लेन करना है, आप ये बोलोगे कि माई बॉडी वॉज इन टैंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड वो चाहता है कि टैंजेंशियल डायरेक्शन में ही वो आगे बढ़े, लेकिन कार खुद राइट टर्न ले रहा है, तो आपको लगता है कि आप विथ रिस्पेक्ट टू कार लेफ्ट पे जा रहे हो। So that is how it is. So with respect to the non-inertial frame, you will put a pseudo force outward. Whereas with respect to ground observer, ये direction of pseudo force होगी। With respect to ground frame आप बोलोगे कि inertia of direction को आप change कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो force of inertia आप experience करते हो, this is not a real force. This is the pseudo force. ठीक है, राइट। सेम लॉजिक आप वो बकेट और वाटर की बात आप कर सकते हो। जब बकेट को वर्ल करते हो एक वर्टिकल सर्कल में, राइट, ये वाले एक्सपेरिमेंट बहुत देखी होगी आपने यूट्यूब पे, तो वाटर नीचे नहीं जाता है क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ ऑलरेडी मोशन और डायरेक्शन में है। तो जब ऊपर की वाटर आप वेलोसिटी देते हो उसको, देन
water wants to keep going in this direction in the tangent, whereas bucket has changed direction. So water will push against the bucket, get that required normal reaction, and normal reaction will ensure कि water bucket के साथ एक circular motion में लेके जाएगा. So see, ये जो ऊपर वाला arrow है, that is the inertia of motion, and bucket का जो direction है वो ऐसा जा रहा है, तो water bucket के end के जाके लगता है. So that is how you will explain. And with respect to a rotating frame, ये जो rotating frame होगा, rotating observer के frame पे आप एक centrifugal force लगाते हो. Centrifugal force on anything would be associated with m into distance between the observer and the object being observed multiplied by omega square. So this is the explanation using centrifugal force, which is one of the components of pseudo force. Pseudo force is not always centrifugal force. Centrifugal force एक part होता है net pseudo force में. Especially rotating frames में आप pseudo force को एक बड़ी force मानते हो जिसमें बहुत सारे components होते हैं, जैसे centrifugal force और एक linear pseudo force component होता है. Then you have Coriolis force and then Euler's force. These are the four important components जिसके बारे में आप बारीकी से अगर पढ़ना चाहते हो, right? So in order to understand the pseudo force and in-depth understanding of all these components, इस वाले चैनल पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और ये वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा. प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये मिल जाना चाहिए सर्कुलर मोशन का. इसमें 15 वीडियोस है. आप स्क्रॉल करोगे तो ये 3 वीडियोस आपको सीक्वेंस में देखने हैं. फर्स्ट वीडियो इज दिस, यहाँ पे pseudo फोर्स एक रोटेटिंग फ्रेम वाले बंदे से आपको कैसे कैलकुलेट करना है, या रिलेटिव वेलोसिटी पहले कैसे कैलकुलेट करना है, ये इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा. जो VA माइनस VB वाला वेलोसिटी होता है ना, वो ऑलवेज रोटेटिंग फ्रेम में वैलिड नहीं होता है. तो वेलोसिटी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है. फिर इसका जो सीक्वल वीडियो है, जो उस चैनल का 100th वीडियो है, उसमें सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ pseudo force, Coriolis, centrifugal, उस सबको एक्सप्लेन किया जाएगा विथ विजुअल एग्जांपल्स. फिर you move on to the third part of the video. It's a trilogy. Third part of the video is the 200th video. यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जनरली बुक्स में गलतियाँ होती है. mr ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम द सेंटर कैलकुलेट कर लेते हैं, वो गलत बात है. तो उसके बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा. तो दिस पर्टिकुलर पार्ट वुड बी आवर होमवर्क प्रॉब्लम. मैं दिखा देता हूँ. पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आज के वीडियो में. ये रोटेटिंग टर्न टेबल है, आप ऊपर से देख रहे हो. आप देख सकते हो ग्रेविटी इनटू द बोर्ड है, एंड एक ब्लॉक है उस पर्टिकुलर ग्रूव में ऑफ द rotating turntable. A block which just fits in the slot is placed as shown in the figure. It moves away from the center of the rotating table. तो आप देख सकते हो कि जब ये रोटेटिंग फ्रेम में ब्लॉक जस्ट फिटेड है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ब्लॉक ग्रूव से बाहर आ जाता है. ये हमें पता है. इसकी रीजनिंग अगर 4 ऑप्शंस में एग्जामिनर पूछता है, मोर देन वन करेक्ट पॉसिबल हो सकती है. आप पॉज करके आप सोचो कि आप कौन से ऑप्शंस को मार्क करोगे. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग आपने पॉज किया, आपने ट्राई किया. ये छोटी सी वीडियो है तो जल्दी जाना पड़ेगा हमें आगे. तो आई एम गोइंग अहेड. So it moves away from the center of the rotating table because रीजन पूछ रहा है. एंड मैंने ऑलरेडी बताया ये सारे क्वेश्चंस में आप 2 रीजनिंग्स दे सकते हो. एक ग्राउंड फ्रेम से दे सकते हो और एक रोटेटिंग फ्रेम से भी दे सकते हो. तो इमेजिन करो एक रोटेटिंग फ्रेम बंदा यहाँ पे आंखों को रोटेट करते हुए इस ब्लॉक को देखता है. इमेजिन करो वो रोटेटिंग फ्रेम पे फिक्स्ड है और उसके आंखें ऐसे रोटेट हो रहे हैं ग्रू के सामने. तो उसको क्या दिखेगा? उसको स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा. ब्लॉक बाहर ऐसे जाता है वो, एंड वो बोलेगा मेरे हिसाब से, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर्सन हूँ मैं, मेरे हिसाब से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आउटवर्ड एक्ट कर रहा है एंड उसकी वजह से ब्लॉक आउटवर्ड जा रहा है. तो वो वाला ऑप्शन पहले सर्च कर लेते हैं. यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला ऑप्शन है. It has to be that rotating person. It has to be the non-inertial frame attached to the central axis. Okay. तो इसमें कौन सी with respect to rotating table correct है, with respect to ground frame गलत है. So out of A and B options,
A would be the correct answer. Now come to the C and D option. यहाँ पे आप ग्राउंड फ्रेम से इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट? वहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन वाला लॉजिक आ जाएगा. आप ग्राउंड फ्रेम से सोचो, इमेजिन ग्राउंड फ्रेम को मैं ऑरेंज कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये वाला बंदा क्या देखेगा? आप ऊपर से रेस्ट फ्रेम में आप देखते हो, देन इन ऑरेंज कलर ग्रूव को आफ्टर dt सेकेंड्स ऐसे मूव होते हुए देखोगे. ये ग्रूव की मोशन है. अज्यूम करो ये वाला एंगल बहुत स्मॉल है, ये वाला एंगल बहुत स्मॉल है. तो जैसे मैंने इनर्शिया ऑफ मोशन वो कार वाली टर्न की बात की थी, राइट? बॉडी इनसाइड द कार वांट्स टू गो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इट्स द कार दैट टेक्स इट अराउंड, राइट? कार में आप स्टक हो, ये वाला ब्लॉक स्टक नहीं है, तो ये जाएगा कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन में. तो ये ब्लॉक ना स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक आपको प्रेजेंट कर देना. तो अगर ये वाला ब्लॉक यहाँ पे है इन स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसे चला जाएगा. ये स्ट्रेट लाइन है. अब ब्लॉक की हमने थोड़ी साइज दिखा दी, उसको पार्टिकल सोच लेना. आपको रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, दैट वुड बी द स्ट्रेट लाइन मोशन. अब आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये बंदा ग्राउंड फ्रेम में देख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे ज्यादा डिस्टेंस का होगा, राइट? तो दिस फेलो विल से बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन इन दैट dt सेकेंड्स द ब्लॉक हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द बेस. And that's how this person would use inertia of motion to explain why the distance between the block and the center is increasing. That's the beauty of this concept. So इसका आंसर होगा of inertia of motion of the block with respect to ground frame. आपका भी आंसर शायद A and D ही होगा. ठीक है, राइट? चलिए होमवर्क प्रॉब्लम लेते हैं. ये होमवर्क देखिएगा, पूरी तरह पढ़िएगा. इसमें ओमेगा नॉट की कौन सी बात चल रही है, ओमेगा किसकी बात चल रही है, रेडियस यहाँ पे है. अज्यूम करना इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे क्वेश्चन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मांगा जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है, और ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजिशन पे इस इंस्टेंट पे है. तो वो अज्यूम करके आप इस क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा. ही इज आस्किंग फाइंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल P एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर A न्यूटन. तो आप जब भी आंसर करते हो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं बाद में आके आपको रिप्लाई कर सकूं. एंड मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल गेट दिस रॉन्ग. व्हेन आई से पीपल, इट्स इंक्लूडिंग नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो सम बुक्स. तो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रिवीलिंग क्वेश्चन. अगर आप गलती भी करते हो तो अच्छी बात है गलती अभी करना, एंड पहले इंस्टिंक्टिवली करना. जितना आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में अपने बुक से, अपने टीचर से पढ़े हो, उसके साथ करना. अगर सही हो गया तो सही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट अगर गलती हो गई उसमें, और मैं पीवोट W सीरीज में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, राइट? सो इन दैट सेंस ना, बिफोर यू मीट दैट POTW series, just make sure you watch this sequence of videos and come to that POTW series. क्योंकि मैं कुछ और क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व करने वाला हूँ, अज्यूमिंग आपने ये वाली वीडियो देखी है और ये 3 वीडियोस को एटलीस्ट फास्ट फॉरवर्ड मोड में, स्पेशली ये तीसरी वाली वीडियो को कंप्लीटली देखा हो, ठीक है? इन सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे छोड़ दूंगा, राइट? आ जाना POTW पे. एक और क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, जो 2016 का जो पैसेज है, राइट, कोरियोलिस फोर्स के बारे में, उसका मैंने मॉडिफाइड वर्जन ऑफ क्वेश्चन बनाया था उसी चैनल पे. तो 4 वीडियोस है, ये ऑप्शनल है, ये बाद में भी आप देख सकते हो, लेकिन POTW की सीरीज से पहले वो 3 वीडियोस का देखना लाइक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, राइट? So these are the things and highlights that you are supposed to finish. And please do, right at the start I told, ऐसी सीरीज को अलाइव रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगा. अगर इस पर्टिकुलर सीरीज के लाइक्स या व्यूज ज़्यादा नहीं आते हैं, तो we as an organization have to go to some other content. Okay, so वो आप भी नहीं चाहते हो, मुझे पता है, कमेंट्स में लव दिख जाता है, लेकिन आप वीडियो को माइंड में लाइक करते हो, लेकिन यूट्यूब एल्गोरिथम माइंड की लाइक्स नहीं मेजर करता है. तो इन केस आप भुलक्कड़ हो और भूल जाते हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस सीरीज को लाइव रखना. एंड देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू वंस मोर, प्लीज डू लाइक द वीडियो,
and also the previous series videos also you like it, and share it with your friends so that in POTW series I bring on very important questions and हम as a physics community साथ में grow करें. Okay, चलिए मिलते हैं next concept video में और POTW series में. See you, have a nice day.